हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आज इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मचने वाला है महाप्रचंड। तो इस प्रचंड में आप लोगों को बस दिल थाम कर अपने सामने मोबाइल फोन को रखना है और इस महाप्रचंड में महा मैराथन लेकर के आया हूं। ये बायोलॉजी क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव सीधा लड़ेगा एग्जाम में। इससे एक भी बाहर आया मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। ये आपके भाई का वादा है, दावा है। तो हो जाइए तैयार इस महाप्रचंड महामैराथन क्लास में। क्लास 10th का बायोलॉजी, इस बायोलॉजी से सीधा एग्जाम का निपटारा हो जाएगा। तैयार हो? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मैं मनीष गुप्ता दिल से स्वागत करता हूं। और ये क्रैश कोर्स बायोलॉजी जो कि पूरा बायोलॉजी है, महामैराथन आज चलने वाला है। ये क्लास लंबी होगी लेकिन पूरे अगर क्लास को आप देख लेते हो तो पूरा धुआं धुआं उड़ा दोगे, आपके भाई का वादा है। तो हो जाइए तैयार और थाम लीजिए अपने दिल को और जगह को भी, क्योंकि आज का क्लास कुछ जबरदस्त होने वाला है। चलिए देखते हैं, शुरू करते इस महामैराथन क्लास को मां सरस्वती का नाम लेकर के। ये क्लास अच्छे ढंग से जाए और आप लोग का एग्जाम सफल हो। चलिए, प्रश्न संख्या 1, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का मतलब जो दूसरे जीवों पर, वैसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, और वे परजीवी पादप के हैं, है ना। तो निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, कस्कुटा। तो परजीवी पादप का उदाहरण कस्कुटा है। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कस्कुटा है। कौन है? कस्कुटा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो परजीवी पादप का उदाहरण कस्कुटा है। आगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है? संयोजक क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का संतुलन जिससे बना रहता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर परजीवियों में। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें बनी रहती है? किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, लाओ अपने अंदर एनर्जी और दिखा दो कि तुम भी कोई महान हस्ती बनने वाले हो। बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए दो भैया, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12 बताइए। बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? C6 H12 C6 H12 O11 C6 H12 O11 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। C6H12 O6 C6 H12 O6 C6 H12 O6 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? C6 H12 O6 है ना। तो C6 H12 O6 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। याद रखें 6 परमाणु। आगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? बताइए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, वसा का, इनमें से सभी। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में किसका पाचन नहीं कर पाते भैया जी? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज का। आगे, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं? बताइए मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां होती है? 1, 2, 3, 4। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 कौन सही होगा? तो मनुष्य के मुख में कितने जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है। आगे, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाई ले भैया। स्वपोषी की क्रिया हरे पौधों में होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, यानी कि इनमें से सभी। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके माध्यम से बाहर निकलता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है भैया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? देख लियो भैया, एक बार सब कोई प्रश्न को देख लियो, प्रश्न को देख लो सब कोई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रश्न देख लो, ऑप्शन हम दिखा देते हैं आप लोगों को। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन देखिए जल से, दूसरा ऑप्शन देखिए CO2 से, तीसरा ऑप्शन देखिए ग्लूकोज से, चौथा ऑप्शन देखिए डिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जो ऑक्सीजन होता है किससे बाहर निकलता है? तो जल के माध्यम से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बड़ी लवक में, श्वेत रक्त कण में। बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? बताइए लिखियो भैया जी, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में और श्वेत रक्त कण में, बड़ी लवक में। बताइए कौन सा होगा? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बड़ी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ओहो, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। आगे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? 10 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भैया जी? भैया जी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भैया जी? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। आगे भैया जो पढ़े वही फोड़े, जो ना पढ़े उससे कभी ना फूट पाए। क्या? एग्जाम। समझ लियो, लाओ अपने अंदर एनर्जी को और दिखा दो अपनी ताकत। झुकेगा नहीं शाला, फोड़ के रहना इस बार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुमको क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे? लो आ गए हम। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृत जीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। मृत जीवी के द्वारा कवक पोषण की क्रिया संपन्न करते हैं। आगे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हल्का मचाना है आपकी बात 4.5 से पार। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? लाइक करना नहीं भूलना है बच्चों। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, जो पौधों में पत्ती होता है ना, उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। आगे कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, इग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। ये लो, कुटपाद किसमें पाया जाता है? बता दो, बताओ, बोलो बच्चों, कुटपाद किसमें पाया जाता है? बच्चों बताओ ना, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें? किसमें? कुटपाद किसमें? बताओ, कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताओ, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। बताओ भैया, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। आगे अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 14। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? बताओ, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, 7 से अधिक क्षार, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, 7 उदासीन, है ना? 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार यानी भस्म, 7 उदासीन। आगे
सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आहा, ये कौन नहीं जानता है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। अरे भैया चंदा मामा आप दूर के रहिए, घर में हम लोग रहते हैं, कोयला से खाना बनता है, डेली डेली नहीं मिलता है, डेली डेली एक ही आदमी हम लोगों से भेंट करने आता है, ये है सूर्य जी। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। चलिए आगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 देख लिए भैया कि नहीं है? C6H12O6, हाँ C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन बताओ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी? बताओ। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण है ना। अमीबा में अधिकांश पोषण, अच्छा ये पोषण के प्रकार है जी, शाकाहारी, सर्वाहारी, माने वो स्वपोषी और अंतग्रहण, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाता है, अमीबा उत्पाद पर निर्भर रहता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतग्रहण। क्या होता है? अंतग्रहण। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? ओहो, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मचेगा, मचेगा, अब की बार मचेगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आगे ये रहा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक? बताओ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बताइए। हाइड्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में जो पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका के मुख की स्पर्शक। तो हाइड्रा में जो पाया जाता है इन अंगों में से वो स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। आगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए तो भैया। क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O, और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? डेटाइन, इनामेल, अस्थि, क्रोम। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, बताइए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, बताइए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, बताइए। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। यस,
पौधों में भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में जमा रहता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो पौधों में भोजन जिस रूप में जमा रहता है वो है स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। पीतरस कहां से स्रावित होता है? यकृत, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत। बताइए पीतरस कहां से स्रावित होता है? 26 नंबर क्वेश्चन। पीतरस कहां से स्रावित होता है? पीतरस यकृत से स्रावित होता है। पीतरस कहां से स्रावित होता है भैया? हाँ भैया बताओ ना, पीतरस कहां से स्रावित होता है? पीतरस स्रावित होता है यकृत से। फोड़ना है, मचेगा। पीतरस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। तैयार रहो। निम्न में स्वपोषी कौन है? बताओ। हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। स्वपोषी। अरे यार अपना भोजन खुद से बना ले, ये कौन नहीं जानता है? हाँ, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? कोयला, अपेंडिक्स, सिक्कम, रेक्टम। बताइए कौन है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग बताइए। कोयला बताइए। हमने के आहार नाल में कोयला पाया जाता है, यूं एगो मतलब यही है। ये तीनों में से कौन है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग पता है कौन है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स। मानव के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स। मानव आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। आगे कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। बताइए ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? निम्नलिखित में ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? बताइए ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? बताइए निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? बताओ बच्चों, बताओ ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? बताइए ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सन एंजाइम का गुरुजी, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या प्रोटीन का पाचन या इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? क्वेश्चन तो अच्छा है, स्टार लगा ही देते हैं, है ना। तो प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन करता है? प्रोटीन का पाचन, है ना। ट्रिप्सन एंजाइम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन। आगे मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। मुख गुहा में आहार का जो भाग का पाचन होता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी को बच्चों देखो, मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का जिस भाग का पाचन होता है वह कार्बोहाइड्रेट। कौन बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। याद रखें। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। बताइए पौधों में श्वसन कहाँ होता है? पौधों में श्वसन कहाँ होता है? पौधों में श्वसन कहाँ होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में। जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? बताइए। वहाँ इनमें से सभी में ना। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? इनमें से सभी। जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। आगे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है ना। तो श्वसन तंत्र से माने सांस लेने से सर, सांस लेने से, ये सर सांस लेने से कह रहे हैं हम, कहें हाँ बुर्बक, सांस लेने से। तो गोलाकार, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, 4 ऑप्शन है ना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो जो बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है वो है कौन है बच्चों? निमोनिया। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? ओहो है, हम नहीं ये बोलते हैं जी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सॉरी बच्चों, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया।
कौन है? निमोनिया। आगे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाँ, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए। इथाइल अल्कोहल, बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, और इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन तंत्र में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन तंत्र में बनता है गुरुजी? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है ना? अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी। मछली का श्वसन अंग कौन है? ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। बताइए। गिल्स, मछली का श्वसन अंग गिल्स है। हाँ, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। याद रहे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। आगे, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? बताइए। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 16। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? सॉरी, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। अच्छा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? अंकुरित बीज। ये कोई नहीं, कौन नहीं जानता है? सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। हाँ, तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज जो है अंकुरित बीज है। ऑप्शन नंबर बी, बी अंकुरित बीज, बी अंकुरित बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? अंकुरित बीज है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? अंकुरित बीज है। कौन बीज है? अंकुरित बीज। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? CO2 H2O, CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2 और ऊर्जा, CO2 H2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद बताइए कौन है? श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। श्वसन के अंतिम उत्पाद भैया जी, श्वसन के अंतिम उत्पाद बताइए दो। श्वसन के अंतिम उत्पाद, पहला ऑप्शन CO2 और H2O, दूसरा ऑप्शन CO2 और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन H2O और ऊर्जा, चौथा ऑप्शन CO2 H2O और ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है? श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2 और ऊर्जा, CO2 H2 और ऊर्जा। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और ऊर्जा है। CO2 और H2O श्वसन के अंतिम उत्पाद। अच्छा नहीं, ये देखो प्रश्न क्या बनता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है ना? श्वसन के अंतिम उत्पाद माने सांस लेने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? CO2 और H2O है ना? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? CO2 और H2O। हाँ, निम्नलिखित में किसके कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा सिक्का। कोशिका का ऊर्जा सिक्का के रूप में कौन जाना जाता है? एटीपी, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, N2, CO2। अरे CO2 दुदुब है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? CO2।
निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? CO2, O2, N2, CO2। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में CO2 रहती है। निश्वास में निकली हुई श्वास द्वारा निकली हुई श्वास माने निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहता है? निकली बोल दिया तो मतलब CO2 ही तो रहेगा। आगे कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मस, फ्लोएम, जाइलम, BMC दोनों। कौन संवहन ऊतक है? BC दोनों है, जाइलम फ्लोएम दोनों। जाइलम फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक के रूप में जाइलम और फ्लोएम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, BMC दोनों। कौन सा संवहन ऊतक है? बताइए संवहन ऊतक के रूप में किसे किसे जाना जाता है? तो B और C दोनों को, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। संवहन ऊतक कौन है बताओ? जाइलम जल को स्थानांतरण करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। याद है ना? इसमें किसकी कोशिकाएं जीवित होती है? फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, आगे मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 8, 2। हाँ, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये तो सब कोई जानता है। 42 नंबर के बी, 42 बी, 42 बी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बच्चों? 3, 4, 8, 2। बताओ मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, है ना? आगे रक्त क्या है? ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। बताओ रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। हाँ, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है भैया। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए। चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। बताओ चालिनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। याद रहे, चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं बच्चों? चालिनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। जिंदगी जिया तो क्या जिया, जो किसी लोग को प्रेरित नहीं किया। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रहे बात। चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? फ्लोएम में। चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, 120 दिन। हालांकि ऑप्शन देखिए डी तक है। 120, 180, 80, 220। तो आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ होता है? हाँ, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। अरे पेरिकार्डियम से। मानव हृदय किससे घिरा रहता है? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से मानव हृदय किससे घिरा होता है? एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, इहो दिल लागल बा पढ़ाई से। मानव हृदय घिरा हुआ है। जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता तब तक ये दिल किसी के पास नहीं जाएगा। ये दिल पढ़ाई में ही लगा रहेगा। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? WBC गुरुजी, WBC श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि। WBC श्वेत रक्त कोशिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। बताइए तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? मनुष्य आरबीसी के 120 दिन और डब्ल्यूबीसी के कितना? तो 12 से 20 दिन। आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन। आगे
में क्या ऑप्शन नंबर है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 12 से 20 दिन। याद रहे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं है। किस जीव में हीमोग्लोबिन यानी जल के कारण खून लाल दिखता है गुरुजी? अरे हाँ बुड़बक, कौन जीव में नहीं होता है हीमोग्लोबिन? इस पक्षी में होता है। पक्षियों को मारते हैं लोग ना तो खून निकलता है उससे। अब मक्खी को मारते हैं तो खूने नहीं निकलती है। हाँ अरे भैया, तो हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं पाया जाता है, सीधी सी बात है ना भैया जी। हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग लग गया रोग कहते हैं लोग, मैं मर जाऊंगी। किससे? पढ़ाई से। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होती है? हाँ, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में, ऊंट में। खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हो चुका। 51 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बताइए, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन: हृदयघात, पक्षघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। आपको 4 ऑप्शन मिला है ना? हृदयघात, पक्षघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। क्या है? हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन पर सब कोई ध्यान देगा। इनमें सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? हाँ, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का? तो सबसे तेज धड़कन पता है किसका होता है? सबसे तेज धड़कन होता है इसमें चूहा का। ऑप्शन नंबर बी। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। याद रहे, सबसे तेज धड़कन किसका होता है? हाँ, चूहा का। सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है बच्चों, देखना है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए बी, एंटीबॉडी ओ। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी बी होता है। ब्लड समूह यानी ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होता है उसका नाम है बी। चलो आगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल? बताओ। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का सर, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि पौधों के पत्तियों से जल जो होता है वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? जड़ से, तना से, पत्ता से, फूल से? बताइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ता से। किससे? पत्ता से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे देखो, वाष्प किसका बनेगा? जल का।
और उत्सर्जन माने निकलना। तो जल किसके माध्यम से पौधों में निकलता है? पत्तों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पत्तों के माध्यम से। याद रहे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो रुधिर होता है संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, बताइए तो। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। बताइए, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो हृदय से रक्त या रुधिर को, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में जिसके द्वारा पंप किया जाता है उसका नाम है निलय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, 56 नंबर। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। सामान्य अनुस्थीलन ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब जो होता है 80 mm होता है। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। कितना होता है? 80 mm। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने परियों, मेरे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे राजकुमारों, बताओ सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। 80 mm। आगे, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? बताइए, रुधिर का कौन ऐसा अवयव है? ध्यान देना है बच्चों, रुधिर का कौन ऐसा अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन ऐसा अवयव है जो रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का वह अवयव जो रक्त के बहाव का रोकने में मदद करता है उसका नाम है प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन ऐसा अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का वह उस अवयव का नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। नाम बताइए उसका? प्लेटलेट्स। क्या नाम है उस अवयव का? प्लेटलेट्स। आगे, तो रुधिर का कौन ऐसा अवयव है जिसके द्वारा रक्त स्त्राव को रोका जा सकता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स के द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। बताइए, तो पादप में जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के वहन के लिए। ठीक है, पौधों में, पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पादपों में जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पादपों में जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी जल के बहाव के लिए उत्तरदायी है जाइलम। अब देखते हैं आगे, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क, ध्यान देना है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को, कृत्रिम वृक्क जो होता है, कृत्रिम वृक्क हीमोडायलिसिस को कहते हैं, याद रखना है। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क हीमोडायलिसिस को कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क हीमोडायलिसिस को कहा जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। बताइए, तो कृत्रिम वृक्क जिन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है? तो नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क जिन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करते हैं उसका नाम नाइट्रोजन है।
क्या है? नाइट्रोजन। यानी हीमोडायलिसिस मशीन नाइट्रोजन को अपवहन करता है, अलग करता है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? बताइए। जैव प्रक्रम में आता है उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन, जलन। तो ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ब्रिक पता है उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। उत्सर्जन। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ब्रिक जो है वो उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन, उसी का हिस्सा है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में क्या होता है? शरीर से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से उत्सर्जित होते हैं। तो ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। आइए आगे चलते हैं। बाकी श्वसन, पोषण, परिवहन आप लोग जानते होंगे, है ना। श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन शरीर में जाता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। अब पोषण ये भोजन ग्रहण करने की विधि है। परिवहन में खाद्य पदार्थ हो गए, रक्त हो गए, इन सारे पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए ध्यान देना है। तो ब्रिक उत्सर्जन से संबंधित है। आगे कौन सा ब्रिक निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुल्स, निलय। तो ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पता है क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताओ बच्चों। तो ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखना है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? ब्रिक, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय। बच्चों बात ये कहना है कि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। आप लोग अपने पढ़ाई में थोड़ा सा एनर्जी लाइए, इमोशन लाइए, पावर लाइए, पढ़िए मन लगा के, फोड़ने का जुनून रखिए। गांव में कोई आप किसी के सामने सिर झुका कर न चले, कुछ ऐसा काम कीजिए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, फोड़ दीजिए साफा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो ब्रिक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। मनुष्य ब्रिक किससे संबंधित है? मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? बताइए। मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो मनुष्य में जो ब्रिक है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है बच्चों? मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। बताइए। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन पता है किसके द्वारा करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जिसके द्वारा करता है उसका नाम है, देखना है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन पता है किसके द्वारा करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इसमें न्यूरॉन है, यानी तंत्रिका कोशिका, है ना। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका याद रखना है। मानव जिस तरह तार से ना बिजली का चालन होता है ना, तार से जिस तरह बिजली आता है वही ना इनमें आवेगों का चालन इनमें होता है। आवेगों का चालन न्यूरॉन या तंत्रिका में। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका है। ठीक है, चलिए आगे।
मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है बताइए? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg या 1.4 या 1.5, यानी 1 किलो 400 ग्राम या 1 किलो 500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg या 1.5 kg, ठीक है, याद रखेगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg या 1.5 kg। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? अभी तो बताए ना कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है ना। वो चांद भी आएगा चांदनी भी लाएगा, चांद भी आएगा चांदनी भी लाएगा, हमारे आंगन में खुशियों का बहार भी आएगा जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मस्त मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चांद के साथ अब की बार चांदनी भी आना चाहिए। ठीक है, चारों बगल अपने ही नाम का चर्चा होना चाहिए। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। मेरुरज्जु निकलता है परम मस्तिष्क से, अपर मस्तिष्क के कौन से मेडुला से? तो मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। मेरुरज्जु किसे? में मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। में मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है बच्चों? मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है बताइए? हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है बताइए? मस्तिष्क जिसके लिए उत्तरदायी है वो है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए। इनमें से सब बताइए कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही अंग कौन नहीं है? संवेदी ग्राही अंग माने संवेदना को महसूस करने वाला। कान, आंख, नाक, दिमाग। बताइए संवेदी ग्राही अंग कौन नहीं है? तो दिमाग। ये कान सुन करके संवेदना इसके अंदर उत्पन्न होती है। आंख देख करके संवेदना उत्पन्न होती है। नाक सूंघ करके, और दिमाग जो होता है, तीनों इसके पास पहुंच जाता है। तो निम्न में कौन संवेदी ग्राही अंग नहीं है? दिमाग। दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है बताइए? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। बताइए तो शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। 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 मेरे लाडोलो, मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने गुड़ियों, सेरिबेलम जो है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा, विंसर के द्वारा। बताइए रुधिर चाप को
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, या फिर एड्रिनल के द्वारा, या फिर ब्रीसर के द्वारा? तो जो रुधिर चाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल के द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल के द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप जो होता है एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? हाँ, इंसुलिन। इंसुलिन है को ही बता देगा। रक्त में ब्लड में शुगर के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। तो यहाँ पे ब्लड में शुगर के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ग्वाइटर अथवा घेघा होता है। ग्वाइटर अथवा घेघा किसके कारण होता है? यहाँ पे ग्वाइटर अथवा घेघा, ग्वाइटर अथवा घेघा किसके द्वारा होता है? ग्वाइटर अथवा घेघा किसके द्वारा होता है? थोड़ा मैं पानी पी लूं। बताइए, ग्वाइटर अथवा घेघा किसके द्वारा होता है? घेघा किसके कमी से होता है? ग्वाइटर अथवा घेघा किसके कमी से होता है? बताइए, ग्वाइटर अथवा घेघा किसके कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। हाँ, तो ग्वाइटर अथवा घेघा आयोडीन की कमी से होता है। इसमें होता क्या है कि जो गला होता है वो फूल जाता है। घेघा या ग्वाइटर किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेघा अथवा ग्वाइटर रोग होता है। 76 नंबर क्वेश्चन लिखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में पूछेगा ना, लीवर या यकृत या लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर या यकृत? लीवर या यकृत? लीवर या यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? लीवर या यकृत। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, ब्रीसर। बताइए, तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा जो कार्य नहीं करता। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखना है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्न्याशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अग्न्याशय। कौन? अग्न्याशय। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। आगे, कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? आहा, क्वेश्चन तो जवाब बाहो भैया। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जिसमें शरीर आवश्यकता के से अधिक बढ़ जाता है, जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, और कम हो जाता है तो व्यक्ति बावना हो जाता है। बताइए, तो कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरोमोन, कोलेस्टिनोनिन। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरोमोन, कोलेस्टोनिन। तो एड्रेनालिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनालिन
एड्रेनालिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनालिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनालिन आपातकाल का हार्मोन है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित नहीं करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? हाँ, कौन नियंत्रित नहीं करता है? इंसुलिन, ग्लाइकागन, गैस्ट्रीन, सोमैटोस्टेरोनिन। बताइए। तो इनमें इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेरोनिन जो है, और ग्लूकागन जो है और इंसुलिन जो है इस शुगर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन गैस्ट्रीन जो है ये नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है ना। ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो गैस्ट्रीन। कौन? गैस्ट्रीन। रक्त में ब्लड जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है? गैस्ट्रीन। याद रखना, गैस्ट्रीन। कौन? गैस्ट्रीन। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, नलिका, में से कोई हार्मोन जिसके द्वारा स्रावित होता है उसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। बढ़े आगे। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह रोग है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? मधुमेह रोग। बोनापन तो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेघा होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेघा होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बोनापन होता है, और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आगे देखते हैं एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? बताइए। नर्लिंग हार्मोन, मालालिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से सभी। एंड्रोजन जो है नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कौन हार्मोन है? नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कौन हार्मोन है? नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कौन हार्मोन है बच्चों? एंड्रोजन कौन हार्मोन है मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो? एंड्रोजन कौन हार्मोन है? नर्लिंग हार्मोन। वही एस्ट्रोजन पूछता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये मादालिंग हार्मोन है ना। चलो, यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन से साइटोकिनिन। बताइए। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सीजन। पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ए और बी दोनों। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, ए और बी दोनों। एक बात कहना है मेरे लाडलो, वह बच्चा जो डेली क्लास करता है और वह बच्चा जो डेली क्लास नहीं करता है। जो डेली क्लास करता है वो विनर, जो डेली क्लास नहीं करता है वो लूजर। याद रहे। वह पौधा जो तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, नाम क्या है उसका? और पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, यानी ए और बी दोनों। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। तो पत्तियों के मुरझाना एब्सिसिक एसिड का कारण है। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? जिस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां क्या होती हैं? एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन नहीं है भाई। ऑक्सीजन नहीं लिखिए आप लोग, ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन, है ना। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ध्यान देना है। ऑक्सीटोसिन कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वासा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन लिखा है बेचारा, ओहो।
ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एक हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, याद रहेगा ना। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन किससे नियंत्रित किया जाता है? फल पकने के निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? चाहे फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन किससे कहा जाता है? इथिलीन को कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन किससे कहा जाता है? इथिलीन को। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, बताइए इसमें पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। बताइए मैंने, इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकिनिन है। ऑप्शन नंबर डी। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। तेरे रक्त में उस माँ का खून है, तेरे रक्त में उस पिता के खून है जिसने रात दिन तेरे लिए मेहनत करके पैसों का इंतजाम किया है। क्या तुम उसके शौक को, उसके वादे को तुम पूरा नहीं कर सकते? हो जाओ तैयार। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। कौन पादप हार्मोन है बताओ? साइटोकिनिन। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकिनिन। कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? इथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है मेरे लाडलों, मेरे परियों। फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अरे भैया, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। हाँ, मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर है। इसको पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है, पुमंग, पुमंग भी कहा जाता है ना। इससे दो भाग जुड़ा होता है, तंतु और परागकोश। परागकोश, परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, याद रहे। पुंकेसर, पुंकेसर फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, जिसे पुमंग के नाम से जाना जाता है। पुमंग दो भागों से मिलकर बना होता है, तंतु, परागकोश। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। अंडाशय, अंडाशय जो है ये मादा प्रजनन अंग है, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका से जुड़ा हुआ रहता है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। यहाँ पे हमारा आंसर फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। आगे देखना है, नींद में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है। द्विखंडन किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, द्विखंडन पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में। द्विखंडन किसमें नहीं होता है? ईस्ट में। द्विखंडन किसमें नहीं होता है? ईस्ट में। आगे, परागकण किसके अंदर बनते हैं? और परागकण किसके अंदर बनते हैं? अभी बताए हम। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। परागकोश के अंदर परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। परागकण के अंदर परागकोश बनते हैं। ठीक है, आगे, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। बताइए। तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण केमोट्रोपिज्म है। केमोट्रोपिज्म। बीजांड के पराग नलिका के वृद्धि का कारण केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्ने परियों। क्या? बीजांड के पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या होता है? बीजांड की ओर मेरे लाडलो, बीजांड की ओर पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। तुम क्यों फिक्र करते हो उस आशियाने का? तुम क्यों फिक्र करते हो उस आशियाने का
वो आशियाना भी तुम्हारा होगा, वो समंदर भी तुम्हारा होगा, वो रवानी भी तुम्हारी होगी, जिस ओर तुम्हारा चेहरा होगा उस ओर लोगों की, उस ओर लोग तुम्हारे नाम की कहानी सुनाएंगे, है ना। तो तुम्हारी नाम की कहानी होगी। तो अपने नाम की कहानी अगर लोगों की जुबां पर लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे लाडलों। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? केमोट्रोफिज्म। केमोट्रोफिज्म, लोहा जितना तपता है उतना ही ज्यादा चमकता है। पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुंकेसर में। पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुष्प में। जुबा पे आंसर होना चाहिए। हाँ, पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुंकेसर में। पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुंकेसर में। पुष्प में परागकण कहाँ बनता है? पुंकेसर में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताइए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। वर्तिकाग्र और वर्तिका में ही अंडाशय। अंडाशय जो है पुष्प का कौन ऐसा भाग है जो फल बनाने का कार्य करता है? फल बनाने का कार्य अंडाशय करता है। पुष्प का कौन ऐसा भाग है मेरे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने परियों, बताओ कि फूल का कौन ऐसा भाग है जो फल बनाने का कार्य करता है? अंडाशय। अंडाशय पुष्प का एक ऐसा भाग है जो फल बनाने का कार्य करता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, बताइए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, विखंडन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, विखंडन। बताइए, 4 ऑप्शन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि होती है। आगे, पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुंकेसर। और जयांग को स्त्री केसर कहते हैं, याद रहेगा। पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुंकेसर। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपुत्र को क्या कहते हैं? हा, क्या मस्त क्वेश्चन आ रहे भैया। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? तो एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को पता है क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। एक प्रारूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग, है ना। एक प्रारूपी पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं मेरे लाडलों? एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग। तो एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? इसमें बाह्य दलपुंज नहीं दिया है, तो दलपुंज दिया है तो ठीक कर देना दलपुंज पर, है ना। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? तो एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को दलपुंज कहते हैं, है ना। अगर बाह्य दलपुंज दिया होता है तो वही ठीक करते हैं, याद रखना। परागकोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकोश में परागकण होता है। 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 परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण। आगे देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से, अंडाशय से। आहा, क्या बात है। तेरी मेरी कहानी। तो बताइए, अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो अंडाणु जो होता है फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। हाँ, फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है।
अंडाणु किसमें निषेचित होता है? हाँ, ये देखो ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा कि अंडाणु किसमें निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में होना चाहिए। अच्छा, अंडाशय से अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो अंडाशय से। अगर पूछता कि अंडाणु किसमें निषेचित होता है, अंडाणु किसमें निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में। किससे निषेचित होता है? तो अंडाशय से। चलिए आगे देखिएगा, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में। अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो अंडाशय से। आगे शुक्राणु बनता है कृषण। शुक्राणु किसमें बनता है? थोड़ा भैया पानी पी लिए, हम 1 मिनट रुकिए लो। शुक्राणु किसमें बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। और तेरी वृषण में शुक्राणु किसमें बनता है? वृषण में। और अंडाणु अंडाशय में। अंडाणु अंडाशय में, शुक्राणु वृषण में, अंडाणु अंडाशय में, शुक्राणु वृषण में, अंडाणु अंडाशय में। वृषण को टेस्टिस कहते हैं और अंडाणु को अंडाशय को ओवरी कहते हैं। अब देखो, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन, सर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन। कौन नहीं जानता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन जिस विधि द्वारा होता है उसका नाम है विखंडन। बोलो बच्चों, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु जिसमें नर एवं मादा एक ही शरीर में मौजूद हो। हम लोग एक लिंगी हैं, हम लोग में नर लिंग और मादा लिंग अलग अलग है। इनमें कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो इसमें कुत्ता कुतिया, बिलार बिल्ली, बोका बकरी, केचुआ ई ससुरा। केचुआ उभयलिंगी जंतु है। हाँ, केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंगी। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? अच्छा, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? आवाज में परिवर्तन और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका मुख्य कारण टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, यानी ये और भी दोनों, है ना। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी ये और भी दोनों। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं, एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस एंजाइम। एंड्रोजन है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, एंड्रोजन है नर हार्मोन है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है, यानी पुरुषों का हार्मोन है। एंड्रोजन है नर हार्मोन, एंड्रोजन है नर हार्मोन। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका जी आप ने क्या कर चली हटी था, चली पुरुष में चली था रवा शुक्रवाहिका जी। हाँ, शुक्रवाहिका पुरुष जनन अंग है। आई मादा जनन अंग की क्या कर रहा है? एक चटी दे तुमको। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है? गुलेरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो ये देखिए, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बताइए। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है
साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। हाँ बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, बताओ तो। अच्छा, ये प्रश्न का जवाब तुम लोगों को देना है, इसका जवाब हम छोड़ रहे हैं इसको। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, बताओ। कि बता दे, बताओ लोग तो, बताओ, बता दे कि तुम लोग बताएगा लोग, बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो बच्चे लोग, तुम लोग बताएगा लोग कि हम बता दें। हाँ तुम लोग सोचते हो कि गंदा जल, खारा जल, मृदु जल, इसमें से तीन में से कोई नहीं होगा। साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, साफ जल में रहता है। किस तरह के जल में, साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए। कौन मलेरिया परजीवी है, हा क्वेश्चन, एग्जाम के पसंदीदा क्वेश्चन। बहुत दिन हुए हैं यार तुझे देखे, आज मलेरिया आ ही गया है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन है बच्चों, बता दो बच्चों, मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम। जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है, कौन जनन संचारित रोग, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। लो हम अंदाजे की कर दिए, लो जनन यौन संचारित रोग, जनन संचारित रोग कहो चाहे यौन संचारित रोग कहो, ये कुछ यौन संचारित रोगों का नाम लिखे, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, चाहे जनन संचारित रोगों का नाम लिखे, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 22, 23, 24, 11। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, इसको 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 तीरी तीरी तीरा तेरा तेरा तीरा शुरू। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23। इसको नहीं याद होगा, बताइए निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, वाह, अनुवांशिकी का पिता किसको नहीं, किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, बागवानी मटर का इन्होंने प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, which father of genetics, ग्रेगर जॉन मेंडल is the father of genetics, genetics। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। पौधों और पशुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, हा बता दो भैया, मस्त क्वेश्चन है। पौधों और पशुओं के पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। बच्चों ये महामैराथन क्लास था, महामैराथन मचे का तांडव, और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। लाइक कोई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ, अपना नाम लिखो लोग, तब ना मुझको पता चलेगा कि मेरे साथ कौन कौन से विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है 10th क्लास का। बोलो बच्चों लोग गलत कह रहे हैं, कमेंट करो, नाम अपना लिखो दो, ठीक है। लाइक भी करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो लो इस चैनल से, ताकि जितना भी वीडियो हो उन लोगों को मिल सके, प्रॉफिट हो इससे। तुम लोग को खुद एग्जाम में जाकर बैठोगे, एग्जाम दे के आओगे, और देकर आना एग्जाम को, उसके बाद कहना कि सर क्या बात है, आप तो जो पढ़ाए वही आया। ये तुम लोगों को हम विश्वास नहीं दिला रहे हैं, गारंटी कह रहे हैं, एकदम 100% की गारंटी, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। अब कोई कहेगा कि कैसे आप कह दिए, अरे हम कह रहे हैं ना, तुम पढ़ के देखो और जाओ एग्जाम पेपर में एग्जाम दे कर देखो। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। कौन एक अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कौन अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स। अवशेषी अंग कौन है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 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 अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग, विकार के अंग। कौन बौने पौधे को दर्शा रहा है, अच्छा
छोटका टी बड़का टी, डबल बड़का टी, डबल छोटका टी, एगो छोटका टी एगो बड़का टी, बौना पौधा को दर्शा रहे हैं। क्या तुमको समझ में आ गया? कौन बौने पौधे को दर्शा रहा है? छोटका डबल टी, बाउनर। बड़का कौन लंबे पौधे को दर्शा रहा है? बड़का डबल टी। छोटका बड़का को है या बड़का छोटका को है? बौना को कौन दर्शा रहा है? डबल टी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए भगवानी मटर को चुना था। भगवानी मटर, भगवानी मटर, भगवानी मटर, भगवानी मटर, भगवानी मटर, भगवानी मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए भगवानी मटर को चुना था। भगवानी मटर को चुना था। भगवानी मटर को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? भगवानी मटर को। किस मटर को? भगवानी मटर को। इसको प्रयोग करना आसान होता है, ये जल्दी से उगने वाला पौधा है, इसके ना विभिन्न प्रजाति भी होती है, यही से मेंडल ने इसी मटर को चुना था। इसी पर दुनिया में तो वैसे में ढेर सारे पौधे हैं, लेकिन इसी को क्यों चुना गया पता है? इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है, गुण पाया जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार का होता है, जल्दी से उग भी जाता है, इसको प्रयोग करना आसान होता है। मटर पर मेंडल ने तो प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर को। चलिए आगे देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? बताओ। मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने। डार्विन, लामार्क, खुराना। तो तुम क्या बताओगे? मटर के म से मटर, म से मेंडल। लो, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने। अब बताओ, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समजात अंग। कौन अंग है? समजात अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग है। कौन सा अंग है? समजात अंग। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशगत माने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का आकार, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, बताइए कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? देखो, आंख के रंग वंशगत हो सकता है, चमड़ी का आकार वंशगत हो सकता है, शरीर का आकार वंशगत हो सकता है, लेकिन बाल की प्रकृति वंशगत नहीं हो सकती। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? बाल की प्रकृति वंशगत नहीं है। आगे, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, बताइए। चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी। अच्छा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ, ये तुम लोग को बता के इसको हमेशा याद रखना है। होमो स्पाइनिस। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे सर, हरे पौधे तो कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। सर इन्हें ना देता है तो हम लोग खाते हैं, हम लोग उपभोक्ता है सर। अपघटक जो सड़े गले पदार्थों को अपघटित करते हैं वो अपघटक है, हम लोग उपभोक्ता है सर, हम लोग खाते हैं उत्पादक को। यानी कि हरे पौधे क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। हरा पौधा क्या कहलाता है? उत्पादक। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में, रुकिए सर बता रहे हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में जब खाता है तो हरा पौधा, फूल और पत्ते, ये तो उत्पादक कहलाएगा, है ना। अब नील हरित शैवाल, ये भी उत्पादक है। जंगली जानवर उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी, सी पुर कहुना प्यार है। हाँ, जंगली जानवर उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। जंगली जानवर को किसके श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवरों को किसके श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में
ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है, रोकता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो रोकने का काम करता है वो ओजोन है। ओजोन किस परत में पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जैव 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 निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, बताइए। सूखा घास, पत्ते, पॉलिथीन बैग, रबर, प्लास्टिक बैग। कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, बताइए। सूखा घास, सूखे घास, पत्ते, पॉलिथीन। पॉलिथीन कभी अपघटित नहीं होता है, पॉलिथीन। और रबर भी तो कभी अपघटित नहीं होता, प्लास्टिक भी अपघटित नहीं होता। सूखे घास और पत्ते अपघटित होते हैं, सूखे घास और पत्ते ही अपघटित हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ में बदल जाते हैं। चलो बच्चों, आ गई हमारी मंजिल। अब हम जीतने वाले हैं। महामैराथन क्लास की होने वाली है समाप्ति। क्लास अंत तक जरूर देखना है। कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है, जैव अनिमीकरणीय पदार्थ। गुरुजी स्टार क्वेश्चन 2025 पक्का। निम्नलिखित में कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, कागज, वही तुम्हारे इनमें से कोई नहीं, डीडीटी। निम्नलिखित में कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। जैव अनिमीकरणीय पदार्थ डीडीटी है, जैव अनिमीकरणीय पदार्थ डीडीटी है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, डीडीटी को जैव अनिमीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है, तो फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो सीधी सी बात है, सीधी बोली सीधी बात, ये क्लास अब खत्म होगी दिल से। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। जैव विविधता का माने जीवों की विविधता कहाँ पाया जाता है, वन ही में तो पाया जाता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है, वन में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। चिपको आंदोलन, चिपक गया था लोग पेड़ों को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन, चिपक गया था लोग पेड़ों को बचाने के लिए। वन संरक्षण, वन से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। वन संरक्षण, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। भूमिगत जल, भूमिगत जल, हाँ कुआं है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, कुआं। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, कुआं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं है। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे मेरे लाडलो, तो वायु प्रदूषण से। आशा करता हूं कि ये 130 प्रश्न आप लोगों को जरूर ही समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7050114201 पर मैसेज करें और पाएं इसका सुंदर सा पीडीएफ और मचाएं एग्जाम में धमाल। तो इस तरह से ये महामैराथन इस YouTube पर संपन्न होता है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले महामैराथन फिजिक्स के लिए। अगला महामैराथन क्लास होगा फिजिक्स, तो तैयार रहिएगा अगला महामैराथन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी तरीके से। आज के लिए ये क्लास यहीं पर रुकता है। जय हिंद,
जय भारत।